हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास का एक नया टॉपिक, जो कि होगा दक्षिण भारत का इतिहास। अब जो पिछले टॉपिक थे वो थे उत्तर भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के क्रम में हमने उत्तर भारत का इतिहास जो है वो ख़त्म किया, जिसमें कि हमने लास्ट जो वंश पढ़ा वो पुष्यभूति वंश पढ़ा और वर्धन वंश, जिसको वर्धन वंश भी कहते हैं, तो वो हमने ख़त्म किया। तो अब जो एक सीरीज चलेगी प्राचीन भारत के इतिहास की, वो दक्षिण भारत का इतिहास होगा, जो कि 2-3 वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा। तो बात आती है कि जब उत्तर भारत में राजा के बीच जो है राज्य विस्तार के लिए संघर्ष चलता था, उसी तरह दक्षिण भारत में भी ऐसी ही गतिविधियां चलती थी। तो उसी समय की बात है जब मौर्य वंश का पतन हो रहा था और गुप्त साम्राज्य का उदय हो रहा था। तो उसी दौरान दक्षिण भारत में एक काल चल रहा था, एक युग चल रहा था संगम वंश का। तो आज जो टॉपिक होगा वो संगम वंश का ही होगा, जिसमें हम मुख्य तौर से 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे, 3 वंश के बारे में पढ़ेंगे। एक जो होगा चोल वंश, दूसरा पांड्य वंश और तीसरा चेर वंश। अब टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं, संगम वंश। अब मैंने बताया कि इसमें जो है 3 शासक हमको पढ़ने हैं, एक चेर वंश, एक चोल वंश और तीसरा पांड्य वंश। तो जो चेर वंश या चेर शासकों का जो शासन था वो मालाबार तट में था, और जो पांड्य जो कि शासन करते थे वो तमिलनाडु के निचले इलाके में, मतलब जो तमिलनाडु का दक्षिणी इलाका था वहाँ पर जो था पांड्य वंश का शासन था, और जो तमिलनाडु के ऊपर था वो चोल वंश का शासन था। तो चलिए अब संगम युग का थोड़ा सा परिचय जानते हैं कि संगम युग जो है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो संगम जो है एक संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा। संगम काल का जो संबंध है 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है माना जाता है। माना जाता है का मतलब है इसकी कोई भी विस्तृत जानकारी नहीं है, क्योंकि बात ये आती है कि जब संगम साहित्य लिखा जा रहा था तो जो साहित्य है उसमें मुख्य तौर से काव्य लिखा गया है, और काव्य में तिथियों का वर्णन ठीक प्रकार से नहीं है, बल्कि तिथियों का वर्णन है ही नहीं। तो इस तरीके से जो इतिहासकार हैं वो ये मान लेते हैं कि जो संगम काल चला वो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य चला। जो संगम था वो तमिल कवियों की सभा थी, जिसमें तमिल साहित्य की रचना की गई, जिसे संगम साहित्य कहा जाता है, या उसको हम संगम साहित्य के रूप में जानते हैं। अब चलिए बात करते हैं संगम साहित्य की। तो संगम जो हुए वो 3 हुए, प्रथम, तृतीय, द्वितीय और तृतीय। तो जो इनके स्थान है, आपको यहाँ पर मैंने रचना लिखा है, क्योंकि रचना जो है संगम में ही होती थी। जब पहली संगम बुलाई जाती थी, पहली सभा बुलाई जाती थी, तो बहुत से कवि साथ में बैठते थे और वहाँ पर जो है संकलन किया जाता था किसी पुस्तक का। वहाँ पर बैठ करके पुस्तक लिखी जाती थी और फिर उसका संकलन किया जाता था। तो यहाँ पर रचना का स्थान है, तो आपको अगर याद करना है तो इसको यहाँ पर जो है कॉलम स्थान भी कर सकते हैं, तो स्थान करके भी आपको ये जो है याद हो जाएगा। तो अब इसको याद करने का तरीका जो है ये है कि जो प्रथम जो सभा हुई थी वो मदुरई में हुई थी, और जो तीसरी हुई थी वो भी मदुरई में हुई थी। अब जो दूसरी थी वो कपाटपुरम में हुई थी। तो इसको तो याद करना आसान है, जो पहली और तीसरी थी वो मदुरई में हुई थी, और जो दूसरी है वो कपाटपुरम में हुई थी। कभी कभी तीसरी में उत्तरी मदुरई भी आ जाता है। कभी अगर मिलान में आए और मदुरई और उत्तरी मदुरई लिखा है और आपको मैच करना है, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि तीसरी जो सभा थी वो उत्तरी मदुरई में हुई थी। अब अध्यक्षता की बात की जाए तो पहली और दूसरी जो अध्यक्षता की गई वो अगस्त्य ऋषि के द्वारा की गई, और जो तीसरी थी वो नक्कीरर के अध्यक्षता में हुई। अब इसके संरक्षक कौन थे? तो संरक्षक तीनों ही सभा के जो थे वो पांड्य शासक थे। तो बस ये है, इस चार्ट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इतना टफ नहीं है।
एक दो बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं वंशों के बारे में। जो वंश है, इनके वंश से जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, पर जितनी जानकारी साहित्य से मिलती है उनसे जो फैक्ट्स निकल करके आते हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अब हम एक एक करके तीनों वंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पांड्य वंश। अब सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है तो इनके प्रतीक चिन्हों के बारे में आता है कि पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था, चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था और चेर वंश का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था। तो अब जो है इनके प्रतीक चिन्ह याद करवाने के तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जो चेर शासक थे या चेर जो राज्य था, इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष था, और जो चोल का था वो बाघ था, और जो पांड्य था उसका मछली था। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि जो धनुष से पहला शिकार हुआ वो था बाघ, और जो दूसरा शिकार हुआ वो हुआ मछली। तो इस तरह से आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि पहला शिकार बाघ जो कि ऊपर था, और दूसरा जो शिकार था वो मछली, तो वो जो कि नीचे का जो था राज्य वो जो पांड्य का था। तो ऐसे में आपको इनके प्रतीक चिन्ह भी याद हो जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं वंश की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पांड्य वंश। तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन मिलता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। पांड्य का प्रथम उल्लेख जो है मेगस्थनीज द्वारा मिलता है। अब मैंने बताया कि जो शासन चल रहा था, इनका जो काल चल रहा था वो मौर्य और गुप्त के ही जो शासन काल था उन्हीं के मध्य इनका भी जो शासन था या इनका भी जो काल था वो दक्षिण भारत में चल रहा था। तो जो उल्लेख सबसे पहले अगर पांड्य वंश का किसी ने किया है तो वो मेगस्थनीज ने किया है। पांड्य राजा जो कि प्रथम थे नेडियन ने जो है समुद्री पूजा शुरू करवाई। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना है, बहुत बार इससे क्वेश्चन बना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और एक और चीज़ कि यहाँ पर जो है उल्लेख स्त्री शासन का भी मिलता है। अब जो है जिनके संरक्षण में यानी कि पांड्य वंश के संरक्षण में या पांड्य राजाओं के संरक्षण में ही तीनों संगम बुलाए गए, और कहा जाता है कि 197 राजाओं के संरक्षण में ही जो है ये संगम बुलाए गए। तो इन राजाओं में से कुछ जो शासन करती थी वो स्त्रियां भी थी। तो उस समय जो ये उल्लेख मिलता है कि कुछ जो इनमें से जो थी वो रानियां भी थी और स्त्रियों द्वारा जो है यहाँ शासन किया जाता था। अब चलिए बात करते हैं चोल वंश की। चोल वंश का मैंने अभी बता दिया आपको कि किस तरह से प्रतीक चिन्ह याद करने हैं। तो चोल वंश का जो प्रतीक चिन्ह है वो बाघ है। इसका जो प्रमुख शासक था वो करिकल था। राजधानी इनकी गुहार, बाद में इसको नाम दे दिया जाता है कावेरीपट्टनम। चोल जो है संगम युग का जो है सबसे महत्वपूर्ण वंश रहा, और इन्होंने जो है श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की। तो इससे ज़्यादा इसके जो है क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस एक प्रतीक चिन्ह बनेगा, और बाकी इनकी राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोल वंश की जो थी राजधानी कहाँ थी, तो गुहार और कावेरीपट्टनम। चेर वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चेर वंश का जो है प्रतीक चिन्ह जो था वो धनुष था। चेर वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो शेरगुटवन था। शेरगुटवन ने चेर राजा में कन्या की पूजा और पत्नी पूजा की प्रथा चलाई। बस इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है चेर वंश से कि चेर वंश का जो प्रतापी शासक था शेरगुटवन, उसने कन्या की पूजा या पत्नी पूजा की प्रथा चलाई। अब इसको इम्पॉर्टेंट कर लेना क्योंकि चेर वंश से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब संगम साहित्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं जिनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं साहित्य से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो इसको ध्यान में रखिए कि दक्षिण भारत का जो आर्यकरण किया वो अगस्त्य मुनि ने किया। मतलब कि जैसी व्यवस्था आर्यों के लिए उत्तर भारत में थी वैसी ही व्यवस्था जो दक्षिण भारत में आर्यों के लिए करवाई गई वो अगस्त्य मुनि ने करवाई, यानी कि अगस्त्य ऋषि ने करवाई। अब तमिलों के प्रमुख देवता जो हैं वो मुर्गन थे। बाद में इनको सुब्रमण्यम स्वामी का नाम दे दिया जाता है। इनके भी देवता थे पर उत्तरी भारत से काफ़ी अलग थे। तो इनके जो प्रमुख देवता हैं वो थे मुर्गन और सुब्रमण्यम। अब बात करते हैं प्रमुख संगम साहित्य की। तो प्रमुख संगम साहित्य में आपको 3 ही साहित्य को अच्छे से याद करना है। बस 3 साहित्य अच्छे से याद करने हैं और हमेशा ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तोल्कापियम।
तो इसकी जो रचना की, इसके जो रचनाकार हैं वो तोल्कापियर हैं, और इसका जो संकलन किया गया वो द्वितीय संगम में किया गया। बस एक जो है, एक ही जो साहित्य है तोल्कापियम, उसका संकलन हुआ है द्वितीय संगीति में या द्वितीय संगम में। बाकी जितने भी तमिल साहित्य मिले हैं सबका जो संकलन किया गया वो तृतीय संगम में यानी कि तीसरे संगम में किया गया। अब बात करते हैं तिरुकुलर और कुरल जो तिरुवल्लर की रचना है, इसको तमिल साहित्य का बाइबल भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहते हैं, या कौन सा जो साहित्य है वो तमिल साहित्य के बाइबल कहलाता है। तो तिरुकुरल या कभी कुरल भी आ जाएगा, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है इस बात को भी। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिल्पादिकरम, इसको जो लिखा है, जिसने इसकी रचना की है वो है इलंगो अडिगल। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मैंने अभी बताया कि जो सेनगुटवन थे उन्होंने जो है एक प्रथा चलाई थी पत्नी पूजा और कन्नगी पूजा। तो वो क्यों चलाई, अब इसके बारे में जानते हैं कि जो ये साहित्य था इसमें जो है एक व्यापारी कोवलन और उसकी पत्नी का नाम जो था कन्नगी था, और एक नर्तकी थी माधवी। तो इनका जो है इसमें एक हिसाब से लव ट्रायंगल दिखाया गया है, और इसी से प्रभावित होकर सेनगुटवन जो कि चेर वंश का प्रतापी शासक था, उसने ही पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा की प्रथा चलाई। बस आपको ये ध्यान में रखना है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा दृष्टि से। तो बस इतना ही है संगम काल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से इनके एमसीक्यूज बनाने हैं। अब जो अगला जो वीडियो आएगा वो दक्षिण भारत के इतिहास का ही आएगा, और उसमें इसके आगे के जो वंश हैं जो कि 300 के बाद या 500 के बाद और मध्यकालीन के भारत के इतिहास से पहले के जो वंश हुए हैं दक्षिण भारत में, उनको हम पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।